हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस उड़ूक परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 2018-2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे टोटल 71 क्वेश्चन, जिसमें से आपको आज सही करने टारगेट 55 क्वेश्चन मिलने वाला है। याद रखिए दोस्त, इसमें हम लोग 2018-2022 के जो हर एक शिफ्ट में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर के लिए, उसको लगातार हल करें। और आपको डेली का डेली टारगेट भी मिल रहा है कि इतने क्वेश्चन में इतना करना है। तो आज दोस्त आपको 55 प्रश्न सही करना है। ओके दोस्त, तो इस बार हम लोग का टारगेट क्या पूरा कंप्लीट करना है? 100 में से 100। कैसे 100 में से 100 ग्रुप डी में कंप्लीट करेंगे? तो देखिए भाई, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर का रहेगा, 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा और 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। टोटल साथ ही 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, जो कि कंप्यूटर पे होने वाला है। ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा ये। उसके बाद दोस्त एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर। और समय की बात करें तो दोस्त आपको 90 मिनट मिलेगा, यानी 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और 1/3 का इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। तो ये दोस्त आपका रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस है। आपका इतने सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो भाई, डेली क्लास हमारी सुबह 8 बजे रहती है। और आज 11:30 AM पे जो साथी क्लास हम आपको देंगे ना, वो साथी आरपीएफ की क्लास रहेगी। हमने कल ही आपको याद बता दिया था कि देखिए, सुबह 8 बजे हमारी रेलवे ग्रुप डी की क्लास रहेगी और 11:30 AM पे आरपीएफ की क्लास। शाम को 4 PM पे मैथ की क्लास रहेगी। आज से साथी 2018 के पेपर में जो एक शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसको स्टार्ट करें शाम को 4 PM से। और शाम को 7 PM पे ऑलरेडी हम लोग की रीजनिंग क्लास रहती है, वो आपका वही शेड्यूल रहेगी। ओके, बिल्कुल। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो 55 प्रश्न आपको सही करना है, ये टारगेट आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो देखिए दोस्त, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार एक फसल कौन इनमें से है? मिकुना, दाल, तिल या अनाज? तो दोस्त याद रखिए, दाल है, जो कि एक फलीदार फसल है। तो पहले का हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो पुरस्थ ग्रंथि से स्राव किसमें प्रवेश करता है? तो भाई मूत्र मार्ग में करता है। ऑप्शन सी क्या बन रहे हैं सबके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3। तो साथ ही जितने भी प्रश्न आपके सामने आएंगे ना, तो आपको हर एक प्रश्न एनालिसिस भी करना है कि कैसे पिछले वर्ष में रेलवे ग्रुप डी में सवाल पूछे गए थे और इस बार भी हमारे पेपर में कैसा आ सकता है 2025 के एग्जाम में। ओके दोस्त, तो एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो कौन दोस्त मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? बताइए। तो कंडरा जोड़ता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4। त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? त्वचा किस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है? तो दोस्त याद रखिएगा, अधिचर्म कोशिका से बनी रहती है। ये ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स द्विधारी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं। तो भाई, कौन द्विधारी विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाते हैं? कौन है कि दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं दोस्त इनमें से? तो भाई याद रखिए, अमीबा है। ऑप्शन ए क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आज साथी सबसे पहले हम लोग साइंस के लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस करंट अफेयर के, जो आपका सिलेबस है। ओके, साइंस में देखिए 25 क्वेश्चन भाई सही करना है। इस बार हम लोग साथी यदि डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो भाई आराम से करेंगे। 25 में से 25 साइंस का और जीके जीएस भाई 20 में से 20। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो भाई याद रखिए, टमाटर है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलय है? तो दोस्त किसमें MgCl2 विलय है? बताइए। तो सर जी पानी में है। ऑप्शन डी क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? तो भाई कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 है? बताइए किसका है साथी? पी ब्लॉक का है दोस्त। इसकी खोज 1824 में किया गया था। तो भाई कौन सा ऐसा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है? तो सर जी एल्यूमिनियम का है। यहाँ से ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर अधातु कौन सा है? भाई आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर जो स्थित एकमात्र गैर अधातु है वो कौन सा है? तो भाई कौन सा बाईं ओर, जो कि बाईं ओर है एकमात्र गैर अधातु है? भाई हाइड्रोजन है। तो दोस्त एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल इस समय कितने तत्व हैं? टोटल तत्व बताना है। बताइए टोटल साथियों कितने इस समय तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी में? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए आप सभी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु होते हैं तो कितने? आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु कितने होते हैं? तो दोस्त याद रखिए 7 उपधातु होते हैं। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11। जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। भाई जब जल H2O की अपेक्षा के आणविक द्रव्यमान की आप गणना करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा? 18U आएगा दोस्त, 18 यूनिट आएगा। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेसिक सवाल आपके पेपर में पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के किस पर निर्भर करता है? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और दोस्त अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पहले तो भाई ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया होगा, फॉर्म भरने के बाद आपने साथी सिलेबस देखा होगा कि सिलेबस कैसा है, पिछले वर्ष कितना कट ऑफ गया था। इस बार जो आप फॉर्म भरे होंगे बिल्कुल सेफ जोन देख के फॉर्म ही भरे होंगे। साथी आपसे यही उम्मीद है, जितने भाई अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भाई सबसे पहले जाके फॉर्म भरिए। तो उत्प्लावन बल का परिणाम तरल पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सदैव क्या होता है? भाई किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सदैव कितना होता है? तो भाई 1 से अधिक होता है। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14। विस्थापन के परिवर्तन की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई वेग के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। तो दोस्त परमाणु ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या बनेंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे 2018 के। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? तो सर जी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है दोस्त, 1000 वाट, यानी ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। सौर सेल किसका बना होता है? बताइए सौर सेल किसका बना होता है? जो इजी सवाल होगा उसको फटाफट करेंगे। तो सिलिकॉन से बना होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे और आप हर एक प्रश्न याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? बताइए। तो याद रखिए दोस्त द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित था। यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? तो साथी वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? बताइए। तो सर जी निक्षेपण के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20। बल बराबर क्या होता है? बताइए दोस्त बल का फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में बताइए। बल का फोर्स का क्या होता है? तो सर जी द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। क्या दोस्त? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है? जब कोई वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता
तो वस्तुएं नियत चाल से गति करती हैं। तो साथी क्या करना आपको कि अपने दोस्तों में इस सेशन को पहले तो शेयर करना है, क्योंकि देखिए टारगेट हम लोग क्या है, डेली का डेली क्लास में आपको बताते रहते हैं कि 22 फरवरी तक हमें क्या करना है, 2018-2022 के हर एक शिफ्ट का साथी आपके पूरा पेपर शिफ्ट का सोल्यूशन करना है। उसके बाद हम लोग को इसमें 10 से 15 हज़ार भाइयों को ऐड करके एक एक सब्जेक्ट का साथी एक एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक वाइज टाइप वाइज क्वेश्चन को करना है। तो डेली क्लास में आपको बताते हैं, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। ओके दोस्त, तो लाइक भी करना ना भूलेंगे। देखिए जब कोई वस्तु पर कार्य नहीं कर रहा होता तो वस्तुएं नियत चाल से गति करती है, तो बल है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 22। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं? तो इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं? तो दोस्त याद रखिए 6। ऑप्शन ए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? तो भाई शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप युग्मनज नामक एकल संरचना का निर्माण होता है? तो दोस्त याद रखिएगा निषेचन का होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट 71 क्वेश्चन होमवर्क होने वाला है, याद है टारगेट आपके दिमाग में चलने चाहिए दोस्त, 55 प्रश्न सही करना है। देखिए 24 नंबर, एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को सर जी टोन कहा जाता है भाई। टोन जो होता है ना, वो एकल आवृत्ति से उत्पन्न ध्वनि को बोला जाता है टोन। ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है दोस्त? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर ये किसकी एसआई इकाई है? तो सर जी दाब की है, प्रेशर की है भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? भाई फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सर जी क्या होता है, FeSO4.7H2O होता है। याद रखिए FeSO4.7H2O होता है, यानी ऑप्शन डी देखिए FeSO4.7H2O ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओम की एसआई इकाई क्या है? ओम की एसआई इकाई भाई प्रतिरोध। ओम भाई किसकी है? रेजिस्टेंस की। ऐसे सवाल पूछा है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम होता है। याद रखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, विभवांतर क्या होता है? यानी विभवांतर मतलब दोस्त पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए एसआई इकाई क्या होती है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विकासवादी संबंधों का प्रमाण देते हैं। कौन साथी विकासवादी संबंधों का प्रमाण देते हैं? तो देखिए दोस्त जब 2018 में ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसको आयोग ने इसका आंसर तो भाई देखिए चट्टान माना था, लेकिन उस समय भी उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा था इस सवाल पे। इस सवाल को क्या किया था, नेगलेक्ट कर दिया था, इसको पेपर से हटा दिया था, इसको सभी को फ्री में नंबर मिला था 1 नंबर। लेकिन दोस्त याद रखिएगा आपका जो देखिए इस सवाल का आंसर जो उसमें पेपर में आया था, चट्टान भी दिया था, जीवाश्म भी दिया था। इसका जो सही जवाब होगा वो चट्टान भी हो सकता है, जीवाश्म भी हो सकता है। लेकिन दोस्त जो आपका जीवाश्म है ना, ये जीवाश्म सबसे इससे भी अधिक से चट्टान से अधिक महत्वपूर्ण ये आपका ऑप्शन है जीवाश्म में। तो साथियों ये आपका सही आंसर है जीवाश्म। यदि आपके पेपर में ऐसा सवाल पूछ दिया कि विकासवादी संबंधों का प्रमाण देते हैं और आपके ऑप्शन में चट्टान भी आ गया, जीवाश्म आ गया, तो सही आंसर आपका जीवाश्म होगा, क्योंकि चट्टान से बेटर जीवाश्म आंसर है। याद रखिए तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 29। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। जैसे बताइए कौन कौन? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? निकल और एक पैलेडियम। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 साथी क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसों को अवधि 5 में रखा गया है? बताइए कौन सी इनर्ट गैसों को अवधि 5 में रखा गया है? एनी, एरी, एक्सी या AR को, किसको दोस्त? तो दोस्त याद रखिएगा
जिनॉन को रखा गया है अवधि 5 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी। तो साथी आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, डेली साथी आप लोग क्लास जरूर लिया कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें हम कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो भाई इस बार आपका जो 32,438 पद आई हैं ग्रुप डी में, आप इसको अभी 32,438 के रूप में मत देखिए, क्योंकि ये कन्फर्म साथी 50,000 प्लस ये वैकेंसी होगी, ये तो कन्फर्म है भाई। क्योंकि जो भी वैकेंसी 2024 में आई थी आपका रेलवे की, हर एक मतलब कि 2 से 3 महीने बाद जरूर बढ़ी थी, ये भी साथ ही आपकी जरूर बढ़ी, वो भी लेवल 1 की एग्ज़ाम है भाई, ये तो कन्फर्म बढ़ने वाली है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्त, बस अपनी तैयारी लगातार करते रहना है। आपका 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद एग्ज़ाम जरूर होगा भाई। देखिए, समूह के पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है, तो किस समूह के पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है? तो भाई थैलोफाइटा समूह के पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है। डी ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं? बताइए दोस्त, चीनी नमक का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में मदद करते हैं? बताइए दोस्त। भाई मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकिल से पहले आता है, बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में निकिल से पहले कौन आता है? CO या आपका आरबी या MO या SR? बताइए कौन आता है? तो सर जी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट से पहले, यानी CO कोबाल्ट निकिल से पहले आता है दोस्त, याद रखिएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है? हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? हवा में ध्वनि के वेग से अधिक की गति से यात्रा करने वाले पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो भाई पराध्वनिक बोला जाता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है? किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? भाई कितनी बार ये सवाल आपके पेपर में आया हुआ है। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? देखिए साथी ऑप्शन को, तो सर जी POP का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है? किस श्रेणी में तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है? बताइए। तो भाई आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया ऐसा। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा थैलोफाइटा नहीं है? भाई इन पौधों में कौन थैलोफाइटा नहीं है? थैलोफाइटा देखिए कौन कौन है, एक तो स्पाइरोगाइरा है, उल्वा है, चारा है, लेकिन रिक्सिया नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। जीवाश्म सामग्री में समान तत्वों के विभिन्न, ये किसके अनुपात का पता लगाना जीवाश्म के काल निर्धारण का एक तरीका है? भाई जीवाश्म सामग्री में समान तत्व के विभिन्न समस्थानिक के अनुपात का पता लगाना जीवाश्म के काल निर्धारण का एक तरीका है। तो बी ऑप्शन समस्थानिक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? बताइए कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? तो साथी याद रखिए जूल का नियम है। जूल का नियम क्या है? विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है? तो दोस्त याद रखिए वैगनी होता है। डी ऑप्शन क्या बनेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन साथ ही आपके मनोमस्तिष्क में बैठना चाहिए, ऐसी तैयारी चाहिए दोस्त। चाहे साइंस का क्वेश्चन करें, चाहे आप जीके जीएस का, चाहे आप रीजनिंग करें, चाहे मैथ का। आज से साथ ही शाम को 4 बजे मैथ की क्लास आपके बीच आएगी, उसको आपको जरूर हल करना है भाई। यदि आपने मैथ कर लिया भाई ना, तो आराम से इस बार ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में किस परिवर्तन के लिए किया जाता है?
बताइए, एक विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का उपयोग अक्सर परिपथ में भाई प्रतिरोध परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 42। नीचे दिया गया कार्बन का कौन सा अपरूप भूगणितीय ग्लोब के रूप में है? नीचे दिया गया कार्बन का कौन सा अपरूप भूगणितीय ग्लोब के रूप में है? तो भाई फ्लोरीन है। कौन दोस्त? फ्लोरीन है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 43। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? भाई Ca का परमाणु द्रव्यमान बताइए कितना होता है? तो सर जी 40 होता है। 20 दूना 40 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। हाइपोमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है? भाई दूरदृष्टि दोष की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है? तो सर जी रेटिना के पीछे होता है। याद रखिए, रेटिना के पीछे होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जब हाइपोमेट्रोपिया की स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ होती है? रेटिना के पीछे निर्मित होती है। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा एक वस्तु की ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है? भाई कौन सी ऊर्जा एक वस्तु की ऊंचाई के साथ परिवर्तित होती है? बताइए। तो भाई स्थितिज ऊर्जा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। भाई 55 प्रश्न सही करना है, टारगेट याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? तो भाई किसमें निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है? बताइए, करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? तो सर जी सोडियम में होता है निम्न घनत्व होता है और निम्न गलनांक किसमें होता है? सोडियम में यानी Na में। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47। यदि कोई नहीं होता तो किया गया कार्य शून्य होता है। भाई यदि जो आपका कोई विस्थापन नहीं होता तो किया गया कार्य कितना होता है? शून्य हो जाता है। यानी यदि कोई विस्थापन नहीं होता तो किया गया कार्य भाई 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है? कौन सा उत्तक जड़ से दूर पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो भाई बताइए, कौन सा उत्तक जड़ से दूर पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो भाई जाइलम होता है, जल यानी जाइलम। और जो आपका सब्जी उपजी भोजन वोजन फ्लोएम के द्वारा होता है काम। डी ऑप्शन दोस्त क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49। कौन समूह 17 से संबंधित सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? भाई जो समूह 17 से सबसे संबंधित है, जो कि सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है, कौन है? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन की फ्लोरीन? बताइए। भाई आयोडीन है। आयोडीन समूह 17 से संबंधित है, जो कि सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व यानी बी ऑप्शन आपका आयोडीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 50। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? बताइए, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो भाई परागण कहलाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो साथ ही उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, किसी विशिष्ट दिशा में गतिमान वस्तु की चाल के लिए वैज्ञानिक पद क्या है? किसी विशिष्ट दिशा में गतिमान वस्तु की चाल के लिए वैज्ञानिक पद क्या है? तो सर जी वेग है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया है? ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर नहीं करता है? बताइए दोस्त, ब्रह्मांड में दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल किस पर निर्भर नहीं करता है? उनके द्रव्यमानों का योग पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ से दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 53। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? भाई भारत के किस राज्य में सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाया जाता है? बताइए। लोसर तो सर जी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इस सवाल का राइट आंसर आप हमें फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ओके,
चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया है। उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस क्षेत्र शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? बताइए दोस्त, उत्कृष्टता में नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो भाई कृषि विज्ञान में। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 55। ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? भाई ओजोन छिद्र कहाँ पर स्थित है बताइए? तो सर जी अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। याद रखना है दोस्त, जो ओजोन छिद्र है ना वो अंटार्कटिका के ऊपर है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है। प्रसरण के बाद आप आर्थिक संकुचन मंदी को क्या कहते हैं? बताइए, प्रसरण के बाद आप आर्थिक संकुचन यानी मंदी को क्या कहते हैं? बताइए। तो सर जी व्यापारिक चक्र बोलते हैं। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस राज्य में पालिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? बताइए किस राज्य में पालिताना मंदिर यानी एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो सर जी गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है। निम्नलिखित में से किस उद्योग का सबसे अधिक विकास हुगली नदी के तट पर हुआ है? बताइए किस उद्योग का सबसे अधिक दोस्त प्रोडक्शन विकास हुगली की नदी के तट पर हुआ है? तो भाई जूट उद्योग है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59। लोहित निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? भाई लोहित किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। ऑप्शन देखिए, कावेरी, सिंधु, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो भाई याद रखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। ऑप्शन डी क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? ऐतिहासिक स्थान भाई चौरी जो चौरा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए। गढ़वाल किसकी जन्मस्थली है? ऑप्शन बताइए, चिपको आंदोलन का या नर्मदा बचाओ आंदोलन का, जंगल बचाओ आंदोलन या बिश्नोई आंदोलन। गढ़वाल किसकी जन्मस्थली है? तो सर जी ये आपका चिपको आंदोलन की। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 63। 1992 का कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम संविधान में भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था? बताइए। 1992 का जो साथी 73वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम, इसमें संविधान में भाग 9 पंचायतों को जोड़ने के लिए जिम्मेदार था, यानी 73वां संविधान संशोधन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया है। सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस त्योहार या मेले पर आयोजित की जाती है? बताइए दोस्त, सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता किस त्योहार मेले पर आयोजित किया जाता है? भाई जो पुष्कर मेला लगता है ना, इसमें सबसे लंबी मूंछों की प्रतियोगिता होती है। सोचिए मूंछों का भी प्रतियोगिता होता है। पुष्कर मेला राजस्थान में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्त 13 फरवरी को, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया है। भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो साथ ही भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है बताइए? तो याद रखिए दोस्त, भारत की बात करें तो बहुदलीय प्रणाली है। बी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 67। गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया था? गुजरात की बात कर रहा है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण हुआ है ना, तो किस नदी के ऊपर हुआ है? तो भाई याद रखिए नर्मदा नदी के ऊपर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है। सिख धर्म के लिए समाज सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे?
सिख धर्म के लिए समाज सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। आपको साथ ही एनालिसिस करना है भाई कि कैसे कैसे प्रश्न इस बार हमें मिलेंगे। तो भाई आप लोग अपने दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलेंगे। तो भाई निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो भाई बाबा दयाल दास थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में केवल संघ विधानमंडल कानून बना सकता है। तो दोस्त भारतीय संविधान के अनुसार किस मामले में केवल संघ विधानमंडल कानून बना सकता है। तो याद रखिए डाक और टेलीग्राफ ऐसा कर सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 70। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। बताइए दोस्त, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित होता है। तो सर जी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी CIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये सवाल तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको होमवर्क में सवाल मिलेगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए दोस्त तो ये आपका टोटल 71 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बताइए आज आपका टारगेट साथी कितना हुआ, 55 हुआ कि नहीं। बताइए आपका आज के इस सेशन से कितना प्रश्न सही हुआ। तो साथी सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छा आप सभी का स्कोर आया साथी, आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आपने ये क्लास लिया और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो साथी उम्मीद करो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन भी देखा होगा और ये एनालिसिस भी होगा कि आपको कैसे हमारे पेपर में सवाल मिल सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए इसका PDF साथी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसमें आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाएंगे। या तो आप लोग टारगेट विथ विवेक के नाम भी टेलीग्राम ग्रुप में लिखेंगे ना, तो आप देखेंगे मेरा तिरंगे का लोगो लगा है, आप उसमें साथी ज्वाइन हो जाएंगे। ओके साथी, तो ऐसा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे। तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं 11:30 AM पे एक और नए क्लास के साथ। बहुत अच्छी तरीके से वो क्लास होगी RPF की, तो आप जरूर लीजिएगा। ओके सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।